आपने कार्ल मार्क्स का ये कोट तो जरूर सुना होगा, रिलीजन इज द ऑक्लियम ऑफ मैसेस। कार्ल मार्क्स समझता था कि जब सोसाइटी में पेन होती है तो पावर स्ट्रक्चर उस पेन को मैनेज करने के लिए नरेटिव्स को यूज करते। रिलीजन भी उस नरेटिव्स में से एक था जो सफरिंग को डिवाइन मैसेज देता। लेकिन सोचो, अगर आज वही फंक्शन रिलीजन की जगह इंटरटेनमेंट परफॉर्म करने लगे, जब स्पेक्टिकल इतना इमर्सिव हो जाए कि लोग गॉडनेट से ज्यादा गिवअवेज डिस्कस करें, जब इमोशनल प्रोग्रामिंग एनालिटिकल थिंकिंग को ओवरशैडो कर, तो फिर ओपियम सिर्फ पल्पेट से नहीं, प्राइम टाइम स्क्रीन से भी आ सकता है। प्यारा रमजान ने प्यारा कैसे लगे, आप कैसे प्यारी लग रही हैं आज, जरा बताएं। कुबरा, या तो मोटर बाइक आपके पास है या मोटर बाइक मलिक के पास है। छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। ओए मेरा बच्चा, हर साल पाकिस्तानी मीडिया रमज़ान से रिलेटेड अपना जनस फेस शो करता है। हर साल रमज़ान के वेलकम में कुछ न्यू शोज को ऑन स्क्रीन रिवील किया जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट होकर स्क्रिप्टेड ड्रामास, फेथ मार्केटिंग, स्ट्रगल बिल्डिंग और कॉर्पोरेट कन्वेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमन डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल प्योरिटी और कमर्शियल मीडिया मशीनरी के दरमियान चलने वाली एक साइलेंट टग ऑफ वॉर है। पाकिस्तान में जिस स्केल पर आजकल ये रमज़ान ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूस की जा रही है, जनरली इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर करना या फिर स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएट करना भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी है। कल तक रमज़ान एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल रिदम था, मस्जिदें रोशन हुआ करती थी, स्पिरिचुअलिटी को फील किया जाता था। आज उसकी जगह वही मीडिया नैरेटिव ने ओवरराइड कर दी है। रिलीजन की जगह हर साल एक स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट एक्सपीरियंस रिपीट होता है। सो यप, टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड गेट अनदर केस बैक्ड बाय सॉलिड एविडेंस। इन शोज को हम स्क्रिप्टेड इमोशनल स्पेक्टिकल भी कह सकते हैं, यानी इन तमाम शोज को परफेक्टली इंजीनियर किया जाता है, जहाँ गेम सेगमेंट स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और वल्नरेबिलिटी को विजुअली फ्रेम किया जाता है। पॉवर्टी को सिर्फ हाईलाइट नहीं किया जाता, उसे एस्थेटिकली पैकेज किया जाता है। पहले एम्पैथी जनरेट की जाती है, फिर पब्लिक स्टेज पर ऐसे टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं जो पार्टिसिपेंट के लिए डीपली अनकंफर्टेबल होते हैं। ऑडियंस को ये परसेप्शन दिया जाता है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरोसिटी का सिंबल है, और अगर बदले में थोड़ी सी पब्लिक एम्बैरेसमेंट एक्सेप्ट करनी भी पड़े तो शायद ये फेयर एक्सचेंज होगा। लेकिन याद रखिए, ये ऑर्गेनिक रियलिटी नहीं बल्कि क्यूरेटेड प्रोडक्शन है। प्राइम टाइम एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स ऑलरेडी मिलियंस तक रीच कर चुके, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो भी स्पॉन्सर होते हैं, और इस पूरे फ्रेमवर्क को स्ट्रगल ब्रांडिंग मॉडल के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि इमोशनल टेंशन तो मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन साथ ही ऑडियंस इंगेजमेंट भी सस्टेन रहे। ह्यूमन डायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हर साल हमें आइडेंटिटी रीब्रांडिंग का एक प्रॉपर विजिबल पैटर्न नजर आता है। एंटरटेनर्स जो साल भर मेन स्ट्रीम सिनेमा और ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा रहती हैं, रमज़ान में सडनली स्पिरिचुअल होस्ट के रूप में रिपोजिशन हो जाती है। कंटेंट का फोकस इबादत या थियोलॉजिकल डेप्थ पर नहीं हो, बल्कि डोमेस्टिक कन्वर्सेशन, रिलेशनशिप काउंसलिंग और लाइफस्टाइल डिस्कशन पर शिफ्ट हो जाता है। कहीं हस्बैंड वाइफ या गॉसिप्स को सेगमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है, और कहीं पर किचन को इस तरह स्टेबलाइज किया जाता है कि वो प्रोडक्ट की इजीली मार्केटिंग करता नजर आता है। कहीं कुकिंग सेगमेंट एक सबटल प्रोडक्ट इंडोर्समेंट में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ तक कि चिल्ड्रंस को भी इमोशनल कनेक्टर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उनकी इनसेंस ऑडियंस एंगेजमेंट को एम्पलीफाई करती है, जबकि बैकग्राउंड में ब्रांड विजिबिलिटी स्ट्रैटेजिकली इम्बेड की जाती है। ये सब एक कंटेंट रिकैलिब्रेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है, जहाँ शायद स्पिरिचुअलिटी के फेस में या फिर स्पिरिचुअलिटी के मेकअप में प्रॉपर एक कमर्शियल स्टोरी टेलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ह्यूमन डायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूरा सिस्टम प्रॉपरली प्री प्लान्ड होता है या फिर डिजाइन होता है, जहाँ लोगों के लिए गेम शोज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोगों को लगता है कि उनके बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चे और वो खुद इस पूरे प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट इस स्टेज पर आते हैं, चाहे वो ब्लॉगर हो या फिर मेन स्ट्रीम ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर, सब अपने अपने कंटेंट और पर्सनल ब्रांड को रमज़ान ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेल यू कि ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर एक्सचेंज है। कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आप अपनी विजिबिलिटी और पर्सोना को सेलेबल बनाकर रिटर्न ले रहे हैं। इमोशनल एंगेजमेंट सिर्फ बैकड्रॉप, रियल करेंसी कंट्रोल और ऑडियंस तो रिटेंशन में आती है ना। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट अक्सर मैस हार्डशिप के दौरान साइकोलॉजिकल बफर्स का काम करते रहते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में भी अमेरिका में जब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट
पीक पर थी, लोग रेडियो कॉमेडीज, मूवीज और सस्ती कल्चरल डाइवर्जन की तरफ मूव हो गए थे ताकि अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम और डेली बेसिस प्रॉब्लम से स्केप कर सके। और यही तो वो प्रॉब्लम थी जो कार्ल मार्क्स ने अपने कोर्स के अंदर बताई थी। यानी जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी ऑल टाइम के अंदर, तो वो किसी ना किसी ऐसे नैरेटिव को यूज़ करता था जो उसे उसकी सारी प्रॉब्लम से स्केप करने में उसकी हेल्प करती थी। ये कोइंसिडेंस नहीं था। रेडियो सीरियल्स, सिनेमास और पब्लिक म्यूजिक इवेंट्स मैस फिनोमिना बन चुके क्योंकि ये एक डीप साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करती ताकि लोगों की अटेंशन रियल इकोनॉमिक सफरिंग से डाइवर्ट हो जाए। अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा भी स्टडी करें तो एंशिएंट एम्पायर के टाइम में भी हमें वही सब गेम्स देखने को मिलती थी या फिर वही सब सिनेरियो देखने को मिलता था जो आज हमें देखने को मिलता है। अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है या फिर कंट्री कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो उन सबको मैस मीडिया के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। उन सबके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता था। किसके थ्रू? रेडियो के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू या फिर गेम शोज के थ्रू। और लेट मी टेल यू, क्या हम सब आज उसी स्टेज पर नहीं खड़े? क्या ह्यूमन डायनामिक्स के लेंस से देखें तो आज हम मीडिया प्रोग्राम्स और क्रिएटेड एंटरटेनमेंट देख रहे हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेस। ह्यूमन डायनामिक्स के लेंस से देखें तो आज जो हम मीडिया प्रोग्राम और क्रिएटेड एंटरटेनमेंट्स देख रहे हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स और सोशल स्ट्रेन, ये भी इसी ओल्ड पैटर्न का ही एक नया वेरिएंट है। स्ट्रक्चरली डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल एंगेजमेंट के जरिए पॉपुलेशन का फोकस रियल इशू से हटाकर कंटेंट और कमर्शियल नैरेटिव्स पर शिफ्ट कर चुका है। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे पावरफुल इंडस्ट्री कोई बिजनेस इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री इस टाइम मीडिया की इंडस्ट्री है। ये हर मंथ अपने नए मिशन के साथ अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते और ऑडियंस के लिए एक स्ट्रक्चर कंटेंट एक्सपीरियंस सेल करते। यहाँ एक इकोनॉमिक रियलिटी जैसे पॉवर्टी का राइज बस एक डेटा पॉइंट नहीं, बल्कि मीडिया कंटेंट का रॉ मटेरियल बन जाता है। गेम शोज, सेगमेंट्स और प्राइम टाइम स्पेक्टिकल के जरिए लोगों की इमोशनल इंगेजमेंट को पैकेज किया जाता है। इसलिए आज हम भी इस पूरे इकोसिस्टम का एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बन चुके हैं। हम नहीं जानते किस तरह से हमारी आइडेंटिटी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, किस तरह से उन तमाम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करवाया जाता है जिन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। बट लेट मी टेल यू कि ये सब कुछ यहाँ तक नहीं रुक जाता, बल्कि रमज़ान के बाद भी ये सब कुछ ईद के नाम पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यानी ईद के नाम पर कुछ बहुत सी ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जहाँ रमज़ान ख़त्म हुआ वहाँ से ही हमारा रुझान डाइवर्ट करके इन तमाम शोज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो येस, डेफिनेटली ये पूरा इन्वायरमेंट किसी न किसी तरह हम पर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। समहाउ, कहाँ, कैसे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। So yes, this is for today only and I hope you guys are enjoying it. If yes, then share this video and yes, thanks for watching.